जरा सोचने वाली बात है। अगर कोई कंपनी अपने सबसे बड़े ग्राहकों से जाके सीधे सीधे ये कह दे कि हम 90 दिन से ज्यादा अपनी कीमतों के कोई भी गारंटी नहीं दे सकते, मतलब अगर कल बाजार में कच्चा माल महंगा हो गया तो हम आपसे भी ज्यादा पैसे वसूलेंगे। आमतौर पर तो ऐसे में ग्राहक भागी जाएंगे। बिल्कुल। सामान्य व्यापारिक समझ तो यही कहती है कि इस तरह की शर्तों के बाद बड़े बड़े ग्राहक तुरंत रास्ता नाप लेंगे। लेकिन क्या हो अगर ग्राहक भागने के बजाय उस कंपनी के पास अपने ऑर्डर्स दोगुने कर दे? अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प स्थिति है ना? और ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है। आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इंडो एसएमसी लिमिटेड की इसी सटीक हकीकत का विश्लेषण कर रहे हैं। हमने उनके हालिया अर्निंग्स कॉल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और कुछ विस्तृत वित्तीय डेटा को खंगाला है। जी, एक ऐसी नव सूचीबद्ध मतलब नई आईपीओ लिस्टेड कंपनी जिसने वित्तीय वर्ष 2027 के लिए 450 से 500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का काफी आक्रामक लक्ष्य रखा है। हाँ, और अगले 3 सालों में इसे 1000 करोड़ तक ले जाने का उनका विजन भी है। तो आज के इस विश्लेषण का उद्देश्य यही समझना है कि भारी भू राजनीतिक उथल-पुथल, सप्लाई चेन की अनिश्चितता और कच्चे माल की आसमान छूती कीमतों के बीच ये कंपनी केवल ज्यादा बेचने वाले मॉडल से हटकर हाई मार्जिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ कैसे मुड़ रही है। सही कहा। और ये जो मुड़ना है ना, ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती। मतलब जब कोई कंपनी शुरुआती दौर में होती है तो उनका पूरा फोकस बस बाजार में जगह बनाने पर होता है। उस समय वो कम मुनाफे पर भी ज्यादा से ज्यादा माल बेचना चाहते हैं। हाँ, जिसे हम वॉल्यूम मार्केट कहते हैं। बिल्कुल, ताकि लोग उनके उत्पाद इस्तेमाल करना शुरू करें। लेकिन इंडो एसएमसी अब उस दौर से बाहर आ रही है। ये जो 500 करोड़ या 1000 करोड़ का लक्ष्य है, ये सिर्फ साधारण फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक या एसएमसी के छोटे मोटे डिब्बे बेच के तो हासिल नहीं हो सकता। तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? इसके लिए आपको इंजीनियरिंग के उस स्तर पर जाना होगा जहां हर उत्पाद के पीछे एक जटिल तकनीक हो। आपको वैल्यू पर ध्यान देना होगा, ना कि सिर्फ वॉल्यूम पर। अच्छा, और स्रोतों में ये साफ नजर भी आता है कि अब उनका पूरा जोर बस डक्ट्स और करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स, जिन्हें सीटीपीटी कहते हैं, और पीसीबीसी पैनल्स जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों पर है। जी, लेकिन मुझे यहाँ एक बुनियादी बात समझनी है। साधारण डिब्बे बनाने और इन नए हाई एंड उत्पादों को बनाने में असल में अंतर क्या है? मतलब कंपनी इन पर इतना दांव क्यों लगा रही है? तो इसे समझने के लिए हमें इन उत्पादों की कार्यप्रणाली देखनी होगी। उदाहरण के लिए हम बस डक्ट्स को लेते हैं। किसी बड़े कारखाने या मान लीजिए किसी डेटा सेंटर में जब भारी मात्रा में बिजली एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती है, जहां बहुत हाई वोल्टेज होता है। हाँ बिल्कुल, तो वहां साधारण तारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तार गर्म होकर पिघल सकते हैं, आग लग सकती है और ऊर्जा का भारी नुकसान होता है। वहां ये बस डक्ट्स काम आते हैं। अच्छा, तो ये बस डक्ट्स आखिर होते क्या हैं? ये तांबे या एल्यूमिनियम के ठोस बार होते हैं जिन्हें एसएमसी जैसे बेहद मजबूत और आगरोधी मटेरियल के अंदर बहुत सुरक्षित रखा जाता है। ये कोई साधारण प्लास्टिक का काम नहीं है। मतलब इसमें सटीकता, इंसुलेशन क्षमता और भारी ताप सहन करने की एक जटिल इंजीनियरिंग लगती है। समझ रही हूँ। इसी तरह सीटीपीटी का इस्तेमाल हाई वोल्टेज बिजली को नापने और ग्रिड को सुरक्षित रखने के लिए होता है। अब चूंकि इन उत्पादों में तकनीक बहुत जटिल है और ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए बाजार में इनके लिए प्रीमियम कीमत मिलती है। इसका मतलब है कि इनमें मुनाफे का मार्जिन भी काफी ज्यादा होता होगा, क्योंकि मैंने डेटा में देखा कि जहां कंपनी का कुल एबिडा मार्जिन अभी करीब 15% के आसपास है, वहीं इन नए सीटीपीटी और बस डक्ट्स जैसे उत्पादों पर वे 18% से ज्यादा का मार्जिन लक्ष्य कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही उनके मुनाफे को बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। और फिलहाल उनके पास 237 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक भी है, जिसमें अप्रैल से 125 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर और जुड़ गए हैं। लेकिन मुझे एक बात हजम नहीं हो रही है। क्या बात? क्या बाजार के निचले हिस्से को, मतलब जो कम मार्जिन वाला लेकिन बहुत बड़ा वॉल्यूम मार्केट है, उसे अचानक छोड़ देना एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? एक तरह से आत्मघाती कदम। ये एक बहुत ही तार्किक शंका है। जब आप वॉल्यूम मार्केट से दूर जाते हैं तो हमेशा एक डर होता है कि कहीं आपका बना बनाया कस्टमर बेस न टूट जाए। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि मैनेजमेंट अचानक से सब कुछ बंद नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये रातों रात नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी क्रमिक प्रक्रिया है। शुरुआत में उन्होंने पेनिट्रेशन प्राइसिंग का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब है कि कम कीमत पर बाजार में घुसपैठ करना और अपना नाम बनाना, जो कि हर नई कंपनी करती है। हाँ, लेकिन अब
जब उनकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है और ग्राहकों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता पर पूरा भरोसा हो गया है, तो उनके पास ऑर्डर्स चुनने की ताकत आ गई है। वे अब उस स्थिति में हैं जहां वे कह सकते हैं कि हम अपनी मशीनरी और समय का उपयोग केवल वहीं करेंगे जहां हमें अधिकतम मुनाफा मिले। तो वे जानबूझकर कम मार्जिन वाले ऑर्डर्स छोड़ रहे हैं? बिल्कुल। लंबे समय में एक टिकाऊ और मजबूत कंपनी बनाने के लिए ये बदलाव अनिवार्य होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बदलाव जरूरी है और अब वे पूरी तरह से प्रीमियम और जटिल उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन यहीं से एक और बड़ी समस्या शुरू होती है, सप्लाई चेन की समस्या। हाँ, क्योंकि सीटीपीटी या बसडस जैसे हाई एंड उत्पाद बनाने के लिए तांबा, स्टील, ग्लास फाइबर और रेजिन जैसे कच्चे माल की बहुत जरूरत होती है। और आज दुनिया की जो भू राजनीतिक स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। सही कहा, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। युद्ध, तनाव और इस अस्थिरता के कारण इन कच्चे मालों की कीमतें रातों रात बदल रही हैं। मतलब स्रोतों में साफ लिखा है कि पिछले मार्च में रेजिन और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अचानक हुए उछाल ने कंपनी को तगड़ा झटका दिया था। तो वे इस सप्लाई चेन के झटके से और बढ़ती कीमतों से कैसे निपट रहे हैं? तो यहीं पर मैनेजमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया है जो हमारी पारंपरिक व्यापारिक सोच को चुनौती देता है। आमतौर पर जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बड़ी होने लगती है तो उसकी कोशिश क्या होती है कि उसे बड़े और लंबे ऑर्डर्स मिल जाएं। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि 200 या 300 करोड़ रुपए के ऐसे बड़े टेंडर ले लें जो 2 से 3 साल तक चले। इससे भविष्य की आमदनी सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन इंडो एसएमसी ने बिल्कुल उल्टी रणनीति अपनाई है। उल्टी रणनीति मतलब? वे जानबूझकर केवल 2 से 3 महीने की अवधि वाले छोटे ऑर्डर ले रहे हैं जो करीब 20 से 50 करोड़ रुपए के बीच होते हैं। रुकिए, ये तो बहुत ही खतरनाक रणनीति लगती है। अगर आप सिर्फ 90 दिन के ऑर्डर ले रहे हैं तो आपके सिर पर तो हर वक्त नए ऑर्डर ढूंढने की तलवार लटकती रहेगी। देखने में ऐसा ही लगता है। और जो बड़े सरकारी विभाग या संस्थागत ग्राहक होते हैं वो तो चाहते हैं कि कीमतें कम से कम 2-3 साल तक स्थिर रहें। अगर आप उन्हें कीमत की गारंटी नहीं देंगे तो वे तो किसी और सप्लायर के पास चले जाएंगे ना। इसमें कंपनी का क्या फायदा है? खतरा जरूर लगता है, लेकिन आज के इस अस्थिर बाजार में लंबी अवधि के अनुबंध ना मौत के फंदे जैसे हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कंपनी ने आज तांबे या रेजिन की एक निश्चित कीमत के आधार पे 2 साल का फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और 6 महीने बाद किसी वैश्विक संकट के कारण कच्चे माल की कीमतें दुगनी हो गई। अब क्या होगा? ओहो, कंपनी वो ऑर्डर बीच में छोड़ नहीं पाएगी और उन्हें भारी घाटा सहकर भी माल देना पड़ेगा। बिल्कुल, यही वजह है कि छोटी अवधि के ऑर्डर्स उन्हें इस जाल से बचाते हैं। यानी वे हर नए ऑर्डर की कीमत उस समय चल रहे कच्चे माल के भाव के आधार पर तय करते हैं। जी, इसे बिजनेस की भाषा में पास ऑन रणनीति कहते हैं। जैसे ही कच्चे माल की कीमत बढ़ती है वो बढ़ावा खर्च तुरंत अपने नए ऑर्डर्स में ग्राहकों के ऊपर डाल देते हैं। इससे उनका अपना 18% का मुनाफा हमेशा सुरक्षित रहता है। हाँ, ये तो वाकई एक बहुत ही चालाक बचाव का तरीका है। संकट को ही अपने मुनाफे की ढाल बना लिया। और रही बात आपके उस सवाल की कि ग्राहक भाग क्यों नहीं जाते, तो इंजीनियरिंग उत्पादों में सप्लायर बदलना इतना आसान नहीं होता। अप्रूवल्स की वजह से। हाँ, जब किसी उत्पाद को किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव कर दिया जाता है तो उस अप्रूवल में ही महीनों लग जाते हैं। गुणवत्ता और उस अप्रूवल की दीवार के कारण ग्राहक थोड़ा ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, बजाय इसके कि वे नए सप्लायर को ढूंढकर फिर से जीरो से शुरुआत करें। ये पॉइंट काफी सही है। और मैंने स्रोतों में ये भी देखा कि बचाव के लिए कंपनी ने ग्लास फाइबर जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल का 3 महीने का स्टॉक एडवांस में जमा करके रखा है। जी, इन्वेंट्री बफर। हाँ, लेकिन इसकी वजह से उनकी इन्वेंट्री 88.5 दिन और करीब 85 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। एक एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो इतनी बड़ी इन्वेंट्री रखना तो वर्किंग कैपिटल को फंसाना माना जाता है ना। देखिए, सामान्य परिस्थितियों में ये यकीनन एक लाल झंडी हो सकती थी, लेकिन आज की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, ये 85 करोड़ की इन्वेंट्री उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो कैसे? जब लाल सागर में जहाजों पर हमले हो रहे हों और दुनिया भर की सप्लाई चेन पूरी तरह से अनिश्चित हो, तब आपके गोदाम में कच्चे माल का होना ये सुनिश्चित करता है कि आपकी फैक्ट्री का पहिया एक दिन के लिए भी नहीं रुकेगा। हाँ, खासकर तब जब आप 90 दिन के छोटे ऑर्डर्स ले रहे हो। बिल्कुल, अगर वे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑर्डर ले रहे हैं तो उनके पास डिलीवरी में देरी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें समय पर डिलीवरी देनी ही होगी और ये इन्वेंट्री बफर उन्हें वो ताकत देता है। अच्छा, अब चूंकि आपने डिलीवरी में तेजी की बात की है तो मैं यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठाना चाहूंगी। जी, पूछिए। अगर आप छोटी अवधि के ऑर्डर्स ले रहे हैं और उन्हें तुरंत पूरा करना है तो इसके लिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड
और जो उत्पादन क्षमता है उसका अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। एकदम सही। और कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान, वो करीब 25 करोड़ रुपए का है, जो उन्हें हाल ही के आईपीओ से मिला था। लेकिन 25 करोड़ रुपए में तो कोई नई जमीन खरीदकर पूरी नई फैक्ट्री खड़ी नहीं की जा सकती, तो फिर वे अपना उत्पादन बढ़ा कैसे रहे? और यहीं पर मैनेजमेंट की एक और बहुत ही स्मार्ट रणनीति सामने आती है। आप सही कह रही हैं, नई जमीन खरीदना, वहां इमारत बनाना, बिजली पानी का कनेक्शन लेना और फिर दुनिया भर की सरकारी मंजूरियां हासिल करना। इसमें तो सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, 2 से 3 साल का समय आराम से लग जाता है। कंपनी के पास इतना समय नहीं है, इसलिए वे उस 25 करोड़ के फंड का उपयोग जमीन खरीदने के बजाय अपनी मौजूदा फैक्ट्रियों में ही कर रहे हैं, जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में है। जी, वे उसी उपलब्ध जगह के भीतर ऑटोमेशन और नई अत्याधुनिक मशीनें लगा रहे हैं। मुझे ये मशीनरी वाला हिस्सा थोड़ा और गहराई से समझना है, क्योंकि स्रोतों में जिक्र है कि वे 2000 टन की एक नई प्रेस मशीन ला रहे हैं, जिससे उनकी एसएमसी की कुल उत्पादन क्षमता 6000 टन तक पहुंच जाएगी। ये 2000 टन की प्रेस मशीन असल में करती क्या है? तो इसे ऐसे समझिए, जब आपको एसएमसी यानी शीट मोल्डिंग कंपाउंड से बड़े और जटिल हिस्से बनाने होते हैं, जैसे कि रेलवे कोच के भारी पैनल या बड़े मीटर क्यूबिकल, तो आप उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जोड़ों में हमेशा कमजोरी होती है। एकदम सही। आपको उसे एक ही बार में एक मजबूत और ठोस सांचे से निकालना होता है, और इसके लिए बहुत ही उच्च दबाव, मतलब हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो ये मशीन वही दबाव बनाती है? हाँ, 2000 टन की प्रेस मशीन का मतलब है कि ये मशीन मटेरियल को इतने भारी दबाव के साथ सांचे में ढालती है कि उत्पाद न सिर्फ बहुत तेजी से बाहर आता है, बल्कि उसकी मजबूती और फिनिशिंग दुनिया के बेहतरीन मानकों के बराबर होती है। तो इससे समय और जगह दोनों बचते हैं? बिल्कुल। इस एक मशीन के लग जाने से उसी कारखाने की चारदीवारी के भीतर से निकलने वाले उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों कई गुना बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही वे एफआरपी मतलब फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक यूनिट में भी 300 टन की अतिरिक्त क्षमता जोड़ रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा हो गया है कि आपने अपनी पुरानी कार का इंजन निकालकर उसमें एक स्पोर्ट्स कार का इंजन फिट कर दिया हो, वो भी बिना कार का बाहरी ढांचा बदले। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और शायद इसी तेजी को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी इन हाउस टेस्टिंग लैब का भी विस्तार किया है। मैंने पढ़ा था कि वे भारतीय रेलवे, खास तौर पर वंदे भारत जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। जी, और ये इन हाउस टेस्टिंग लैब का विस्तार एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? आमतौर पर जब कोई कंपनी ऐसा कोई नया इलेक्ट्रिकल पुर्जा बनाती है, जैसे रेलवे या सरकारी बिजली वितरण कंपनियों में लगना हो, तो उस पुर्जे को टेस्टिंग के लिए किसी बाहरी इंडिपेंडेंट लैब में भेजा जाता है। हाँ, सरकारी लैब्स में। और वहां नंबर आने में, टेस्ट होने में और रिपोर्ट मिलने में कई बार 3 से 6 महीने लग जाते हैं। अगर कोई टेस्ट फेल हो गया तो सुधार करके फिर से वही लंबी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। बाप रे, इसमें तो बहुत समय बर्बाद होता होगा। बिल्कुल, लेकिन जब आपके कारखाने के अंदर ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग लैब मौजूद हो, तो आप हर दिन अपने उत्पादों को टेस्ट कर सकते हैं। आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब उत्पाद फाइनल अप्रूवल के लिए जाए तो वो पहली बार में ही पास हो जाए। इससे महीनों का समय बचता है, जो इन 90 दिन के छोटे ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। ये सारी तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग बातें सुनकर तो लग रहा है कि कंपनी अंदर से पूरी तरह गियर अप हो चुकी है। क्षमता भी 6000 टन तक पहुंच रही है। लेकिन एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब हर साल 6000 टन उच्च गुणवत्ता का ये सारा माल बनकर निकलेगा, तो इसे खपाने के लिए बाजार कहाँ है? इतनी मांग आ कहाँ से रही है? मांग के मोर्चे पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। अच्छा, भारत में क्या स्थिति है? अगर हम भारत की बात करें तो इनका विस्तार पहले ही 20 राज्यों में हो चुका है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। लेकिन असली मांग का स्रोत है सरकारी योजनाएं, जैसे कि RDSS यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम और SNMP या स्मार्ट नेटवर्क मैनेजमेंट प्लान। हाँ, स्मार्ट मीटर्स वगैरह। जी, पूरे भारत में बिजली के पुराने ढांचे को बदला जा रहा है। गांव-गांव और शहर-शहर में स्मार्ट मीटर और नए ट्रांसफार्मर लग रहे हैं। इन सबको सुरक्षित रखने के लिए भारी मात्रा में SMC और FRP के बक्सों की जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने $79 बिलियन के ग्लोबल FRP एक्सपोर्ट मार्केट का विशेष रूप से उल्लेख किया था।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ओमान और खाड़ी देशों में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। दुबई के बड़े इलेक्ट्रिकल फेयर में उनकी मौजूदगी और जर्मनी तथा अमेरिका जैसे सख्त गुणवत्ता वाले बाजारों में सैंपल भेजना ये दिखाता है कि वे इस $79 बिलियन की ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है मेरे मन में। आखिर दुनिया भर में फाइबरग्लास या एसएमसी की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मतलब हम तो हमेशा से यही देखते हैं कि बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर के बक्से या जो स्विच गियर होते हैं वो लोहे या स्टील के ही बनते हैं। जी। तो ये पारंपरिक धातुओं से हटकर इन नए कंपोजिट मटेरियल्स की तरफ जाने का जो इंडस्ट्री ट्रेंड है, इसका असली कारण क्या है? इसे समझने के लिए हमें उस बदलाव को देखना होगा जो दशकों पहले विमानन उद्योग में आया था। एविएशन में। हाँ, एक समय था जब हवाई जहाज भारी धातुओं से बनते थे, लेकिन फिर ईंधन बचाने और गति बढ़ाने के लिए वे कार्बन फाइबर जैसे हल्के और मजबूत कंपोजिट मटेरियल पर आ गए। बिल्कुल। आज बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बिल्कुल वैसा ही बदलाव हो रहा है। लोहे या स्टील के साथ 3 बड़ी समस्याएं होती हैं। कौन सी? पहला, उनमें जंग लगता है, जिससे वे बारिश और मौसम की मार लंबे समय तक नहीं झेल पाते। दूसरा, वे बहुत भारी होते हैं, जिससे उन्हें ट्रांसपोर्ट करने और इंस्टॉल करने का खर्च काफी बढ़ जाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा खतरा है कि वे बिजली के सुचालक होते हैं, मतलब कंडक्टर्स होते हैं। अगर तार में कोई फॉल्ट आया तो पूरे लोहे के बक्से में करंट आ सकता है, जो जानलेवा होता है। ओह, समझ गई। और एसएमसी के साथ ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ एसएमसी और एफआरपी इंसुलेटर होते हैं। इनमें करंट नहीं दौड़ता, ये पूरी तरह से आगरोधी होते हैं, इन पर जंग नहीं लगता और ये लोहे के मुकाबले बेहद हल्के होते हैं। तो एक तरह से ये फ्यूचर प्रूफ है। जी। जैसे जैसे दुनिया एआई ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ग्रिड्स और सुरक्षित स्मार्ट शहरों की ओर बढ़ रही है, वहां ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो बिना किसी मानवीय दखल के दशकों तक सुरक्षित रूप से काम कर सके। यही वो बुनियादी कारण है कि धातु की जगह अब इन कंपोजिट मटेरियल्स ने ले ली है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक वजह है। विजन और तकनीक अपनी जगह बहुत शानदार है, लेकिन चलिए अब थोड़ा उस नजरिए से बात करते हैं जो हमारे कई सुनने वालों के लिए, मतलब जो मार्केट को ट्रैक करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है शेयर धारकों का नजरिया। जी, फाइनेंशियल्स पर आते हैं। हाल ही में इस कंपनी का आईपीओ आया है और ये शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। एक निजी कंपनी से पब्लिक कंपनी बनने के बाद मैनेजमेंट की जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है। रिटेल निवेशकों के लिए इस पूरी आक्रामक विस्तार रणनीति का क्या असर होगा? आईपीओ के बाद पब्लिक होने का मतलब है कि अब आपकी हर तिमाही की बैलेंस शीट की बिल्कुल माइक्रोस्कोप से जांच होगी। मैनेजमेंट इस बात को समझता है और इसीलिए उन्होंने नए शेयरधारकों का भरोसा जीतने के लिए कुछ मजबूत कदम भी उठाए हैं। जैसे कि? सबसे सकारात्मक बात यह है कि उन्होंने अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल, यानी बाजार में गया हुआ पैसा वापस आने का जो चक्र होता है, उसे घटाकर 40 से 45 दिन कर लिया है, जो कि सरकारी एमएसएमई नियमों के बिल्कुल अनुरूप है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कंपनी के पास नकदी का प्रवाह सुचारू रूप से चल रहा है और उनका पैसा बाजार में फंसा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि निकट भविष्य में इक्विटी डाइल्यूशन की कोई योजना नहीं है। मतलब वे नए शेयर जारी करके बाजार से और पैसा नहीं उठाएंगे? जी, जिससे मौजूदा शेयरधारकों के शेयर्स की वैल्यू सुरक्षित रहती है। ये तो अच्छी खबरें हो गईं। लेकिन जब मैंने उनके वित्तीय डेटा को और गहराई से खंगाला तो मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखीं जो खतरे की घंटी बजाती हैं। अच्छा, आपने क्या नोटिस किया? स्रोतों के अनुसार कंपनी के रेवेन्यू में 123% का भारी उछाल आया है, जो अपने आप में शानदार है। लेकिन इतनी तेज ग्रोथ के बावजूद उनका एबिडा मार्जिन 16.9% से गिरकर 15.4% पर आ गया है। मार्जिन ड्रॉप हुआ है। हाँ, और साथ ही उनका शॉर्ट टर्म कर्ज यानी छोटी अवधि की उधारी भी बढ़ गई है। तो क्या वे बहुत तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में अपनी वित्तीय स्थिरता के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं? मतलब क्या ये एक साथ बहुत सारी नाव में पैर रखने जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा विश्लेषण है। मार्जिन का गिरना और कर्ज का बढ़ना किसी भी नए निवेशक को चिंतित कर सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के कारणों को समझें तो ये क्लासिक ग्रोथ पेन है। ग्रोथ पेन मतलब विकास के दौरान होने वाला दर्द? जी, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, दुनिया भर में सप्लाई चेन के संकट से बचने के लिए उन्होंने 85 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री जमा कर ली है। हाँ, वो ग्लास फाइबर और रेजिन का स्टॉक। बिल्कुल।
अब इतना सारा कच्चा माल खरीदकर गोदाम में रखने के लिए आपको भारी मात्रा में कैश चाहिए होता है। इसी वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें शॉर्ट टर्म कर्ज लेना पड़ा। और जब कर्ज बढ़ता है तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज सीधा आपके एबिडा मार्जिन को नीचे खींच लाता है। अच्छा, तो ये कर्ज उस इन्वेंट्री को फंड करने के लिए? हाँ, और इसके अलावा नई मशीनें लगाने और जो हर 6 महीने में नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की उनकी रणनीति है, उसमें शुरुआत में भारी खर्चा होता है। इस निवेश का फायदा बैलेंस शीट पर दिखने में कुछ तिमाहियों का समय लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने जो हर 6 महीने में नए प्रीमियम उत्पाद बाजार में उतारने का लक्ष्य रखा है, उसमें एग्जीक्यूशन रिस्क, मतलब योजना को जमीन पर उतारने का जोखिम बहुत ज्यादा है? क्योंकि पीसीवीसी या बस डक्ट्स जैसे उत्पाद कोई खिलौने तो है नहीं, ये क्रिटिकल इंजीनियरिंग उत्पाद है। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन रिस्क इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संभावित खतरा है। क्या वे उस नई 2000 टन की प्रेस मशीन को बिना किसी तकनीकी खरांदी के सही समय पर उत्पादन में लगा पाएंगे? क्या उनकी इन हाउस लैब से निकले उत्पादों को रेलवे से तय सीमा में अप्रूवल मिल जाएगा? और क्या हर 6 महीने में नया उत्पाद लॉन्च करने से उनकी मौजूदा प्रोडक्शन लाइन पर बहुत ज्यादा दबाव तो नहीं पड़ेगा? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब केवल आने वाली तिमाहियों के नतीजे ही दे सकते हैं। रिटेल निवेशकों को यह समझना होगा कि इस तरह के ट्रांजिशन रातों रात नहीं होते। हाँ, वॉल्यूम से वैल्यू की तरफ जाना एक लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल, हाई मार्जिन उत्पादों की तरफ मुड़ना एक लंबी रेस का घोड़ा बनने जैसी रणनीति है, जहां अल्पावधि में मार्जिन पर थोड़ा बहुत दबाव दिखना स्वाभाविक है। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण को समेटने से पहले अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें, तो इंडो एसएमसी लिमिटेड का 450 से 500 करोड़ तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही साफ रणनीति पर आधारित है। जी। और पैनल जैसे उच्च मार्जिन वाले प्रीमियम उत्पादों पर फोकस करना। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन और कच्चे माल की महंगाई से अपनी रक्षा करने के लिए लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट से बचना और 90 दिन के छोटे ऑर्डर्स के जरिए बढ़ी हुई कीमतों को पास ऑन करना। बिल्कुल। और तीसरा, बिना नई जमीन खरीदे अपनी मौजूदा फैक्ट्रियों में भारी ऑटोमेशन और नई मशीनों के जरिए अपनी उत्पादन क्षमता को 6000 टन तक ले जाना। और इन सब के ऊपर भारत के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार और जो ग्लोबल एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं, उनका सही समय पर फायदा उठाना। मैं कहूंगा कि कंपनी के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक है, लेकिन उनकी असली परीक्षा इस बात में होगी कि वे इस आक्रामक ग्रोथ और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। मार्जिन में आई इस गिरावट को वो कितनी जल्दी वापस ऊपर ले जाते हैं, ये उनके मैनेजमेंट की असली सफलता तय करेगा। बिल्कुल सही। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में ये रणनीति जमीन पर कैसे आकार लेती है और हमारे शेयर धारक इसे कैसे देखते हैं। खैर, आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं जी। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? जिस तरह से हमारी दुनिया बदल रही है, हर तरफ स्मार्ट ग्रिड्स, इलेक्ट्रिक वाहन और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसे एआई के जरिए कंट्रोल किया जा सके, वहां सुरक्षा और कार्यक्षमता की मांग सर्वोच्च हो गई है। जी बिल्कुल। तो क्या भविष्य में ऐसा समय आएगा जब एसएमसी, फाइबर ग्लास और ऐसे ही अन्य एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल बिजली वितरण और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र से स्टील, लोहे और तांबे जैसी सदियों पुरानी धातुओं को पूरी तरह से विलुप्त कर देंगे? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या एक दिन ऐसा होगा जब हम बिजली के वो लोहे वाले खंबे या जंग लगे ट्रांसफार्मर के बक्से सिर्फ इतिहास की किताबों या किसी म्यूजियम में देखेंगे? इस बदलते हुए औद्योगिक परिदृश्य पर नजर बनाए रखना यकीनन बहुत रोमांचक होगा। इस पर आप खुद भी विचार कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले डीप ड्राइव में।